Chapter 1. Understanding Rejection. Why it happens and how not to react. कल्पना कीजिए, आप किसी लड़की के करीब जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने उसकी बातें सुनी, उसकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश की, उसके इशारों को पकड़ा और फिर अचानक वह दूर हो जाती है। जवाब देना बंद, मिलने से कतराना, जैसे आप अस्तित्व में ही नहीं हैं। आपके अंदर घबराहट दौड़ जाती है, दिल तेज धड़कता है, दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या वह मुझे पसंद नहीं करती? क्या मैं गलत था? क्या अब सब खत्म हो गया? लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। यही वो दरवाजा है जिससे आप फीमेल साइकोलॉजी की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि रिजेक्शन का मतलब है कि सामने वाला आपको नापसंद करता है, लेकिन सच ये है कि रिजेक्शन अक्सर डिसलाइक का संकेत नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म का परिणाम होता है। महिलाएं अपने इमोशनल सेफ्टी को सबसे ऊपर रखती है। उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है, जैसे किसी किले का दरवाजा। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति उनके भावनात्मक संतुलन को अस्थिर कर सकता है, उनका सबकॉन्शियस सिस्टम उन्हें दूर धकेल देता है। यह एक प्रतिक्रिया है, आप पर व्यक्तिगत हमला नहीं। आपके व्यवहार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके इरादों से उनके भीतर एक अलार्म ट्रिगर हो सकता है। इसे हम कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। उदाहरण के लिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा जल्दी खुल जाते हैं, हर समय साथ रहने की इजाजत करते हैं या उन्हें स्पेस नहीं देते, तो उनका माइंड एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है। ये डिफेंस सिस्टम उन्हें खुद को बचाने की अनुमति देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रिजेक्शन के क्षण में उनके ब्रेन में डोपामीन का स्तर गिरता है। जिस व्यक्ति के साथ वे इमोशनली जुड़ना चाहती है, वह दूरी बना लेता है, तो उनके अंदर एक वॉइड बनता है। साथ ही उनका सबकॉन्शियस उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से ऐसे पैटर्न्स को जोड़ता है। अगर मैं पास गई तो दुख होगा, अगर मैं भरोसा करूंगी तो मुझे चोट लगेगी। यही वह बिंदु है जहां उनका माइंड आपके खिलाफ नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिक्रिया कर रहा होता है। तो सवाल उठता है, जब यह हो रहा हो तो आप क्या करें? यहां आता है पहला रहस्य, फ्रेम कंट्रोल। रिजेक्शन की स्थिति में सबसे पहली जरूरत है अपने फ्रेम को स्थिर रखना, काल्म, कंपोज्ड और इमोशनली बैलेंस्ड रहना। अगर आप पैनिक करेंगे, खुद को जस्टिफाई करेंगे, रो पड़ेंगे या ओवरथिंक करेंगे, तो आप खुद अपने फ्रेम को तोड़ देंगे। उनका सबकॉन्शियस सिस्टम कहेगा, यह व्यक्ति मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। यहां प्रैक्टिकल तरीका यह है, रिजेक्शन को एक सिग्नल की तरह देखिए, वर्डिक्ट की तरह नहीं। मान लीजिए वह कोल्ड हो गई, जवाब देना बंद कर दिया, तो बस इतना समझिए कि उसके सबकॉन्शियस ने डिफेंस मोड एक्टिवेट कर दिया है। इस समय सबसे सही प्रतिक्रिया होगी स्पेस देना, खुद को संभालना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना। अपने अंदर चल रही बेचैनी को पहचानिए, उसे दबाइए मत, लेकिन उस पर एक्ट मत करिए। आप चाहें तो खुद से कह सकते हैं, यह उसके सबकॉन्शियस का तरीका है खुद को बचाने का, इसका मेरे वर्ड से कोई संबंध नहीं। यह अफर्मेशन आपके इमोशनल रिकवरी की शुरुआत है। इस स्थिति में आप जितने स्टेबल रहेंगे, उतना ही आपका फ्रेम मजबूत बनेगा, और पैराडॉक्सिकली यही स्थिरता उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करेगी। अक्सर लोग यहां गलती कर बैठते हैं, ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। शायद मैंने कुछ गलत कहा, क्या मुझे बार बार मैसेज करना चाहिए कि अगर मैं चुप रहा तो वह दूर चली जाएगी। यह इंटरनल डायलॉग आपकी वीकनेस को और एम्पलीफाई करता है। आप जितना रिएक्ट करेंगे, उतना ही उनका सबकॉन्शियस आपको अनस्टेबल मानकर दूर करेगा। दूसरी गलती है अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखा देना। शुरुआत में ही अपनी इमोशंस उगल देना, बार बार अटेंशन मांगना, ये सब उनकी डिफेंस को और मजबूत कर देता है। याद रखिए, रिजेक्शन को पर्सनल अटैक मत मानिए। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें उनका ब्रेन, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनकी फियर्स और इमोशनल पैटर्न्स का योगदान होता है। इसे समझना आपको इमोशनली सुपीरियर बनाता है।
रिजेक्शन उस दरवाजे की तरह है जिसे खोलने के लिए आपको धैर्य और सही साइकोलॉजिकल अप्रोच की जरूरत है। यहाँ एक सटल वार्निंग भी समझिए। रिजेक्शन के समय आपको अपने इमोशंस को दबाकर एक्टिंग नहीं करनी है। यह रिप्रेशन है जो आगे चलकर आपके अंदर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट पैदा कर सकता है। बल्कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें रेगुलेट कीजिए और खुद को इमोशनली सेफ रखिए। यही बैलेंस आपको आगे चलकर एंकरिंग और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट जैसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल्स का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। एथिकल रूप से देखें तो रिजेक्शन का अर्थ यह नहीं कि आपको मैनिपुलेटिव तरीके से उसके इमोशनल वॉइड का फायदा उठाना है। यह जानना कि उसका सबकॉन्शियस डिफेंस कैसे काम करता है आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है। आपका उद्देश्य उसे मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि अपने फ्रेम को इतना मजबूत करना है कि वह खुद महसूस करे, यह व्यक्ति मेरे लिए सेफ है, रिलायबल है और मेरे इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही वह स्थिति है जहां से कनेक्शन की शुरुआत होती है। इस पहले अध्याय में आपने सीखा रिजेक्शन डिसलाइक नहीं है, यह सबकॉन्शियस डिफेंस का हिस्सा है। इमोशनल ट्रिगर्स हमारे वर्ड्स और एक्शन से एक्टिवेट होते हैं। काल्म रहना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ओवरथिंकिंग से बचना और रिजेक्शन को पर्सनल अटैक न मानना, यही आपका पहला कदम है। जब आप इस प्रोसेस को समझते हैं तो रिजेक्शन आपके लिए एक डर नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है, खुद को इमोशनली रेजिलिएंट बनाने का, फ्रेम कंट्रोल सीखने का और धीरे धीरे उसे इमोशनली एंकर करने का। यह सिर्फ शुरुआत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी, इमोशनल वॉइड और सटल साइकोलॉजिकल पूल्स से आप उसे अपने आसपास बनाए रख सकते हैं, जैसे कोई रहस्य जिसकी तरफ वह खुद आकर्षित हो। Chapter 2: Turning Rejection into Curiosity, the first step to attraction। आपने रिजेक्शन को समझ लिया, आपने खुद को इमोशनली संभालना शुरू कर दिया, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि रिजेक्शन के बाद अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो आप उसकी क्यूरियोसिटी का दरवाजा बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से डिस्टेंस रखेंगे, एक ऐसा डिस्टेंस जो उसके सबकॉन्शियस को झकझोर दे, तो वही रिजेक्शन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल सकता है। और क्यूरियोसिटी ही वह पहला रहस्य है जो आकर्षण का बीज बनता है। कल्पना कीजिए, वह आपको पसंद करती थी, लेकिन अचानक आपने खुद को थोड़ा दूर कर लिया। आप हर जगह उपस्थित नहीं हैं। वह आपके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं पाती। वह सोचती है, यह अब क्यों अलग हो गया? क्या इसे मेरी परवाह नहीं, या यह मुझे परख रहा है? यही असमंजस, यही सवाल, यही अधूरापन उसके सबकॉन्शियस में एक अद्भुत केमिकल स्टॉर्म पैदा करता है। उसका मन बार बार आपके बारे में सोचता है। यही है क्यूरियोसिटी ट्रिगर, एब्सेंस के जरिए जागृत की गई मानसिक हलचल। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब किसी व्यक्ति को कोई स्टिमुलस अचानक अनुपस्थित दिखाई देता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट सक्रिय होता है। आपके साथ बिताए गए क्षणों की यादें उभरती है। डोपामीन का स्तर बढ़ता है क्योंकि ब्रेन उस मिसिंग कनेक्शन को पाने के लिए प्रयास करने लगता है। साथ ही उसका माइंड पैटर्न खोजने में लग जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्या वह व्यस्त है? क्या वह मुझे टेस्ट कर रहा है? इस अनसर्टेनिटी की वजह से उसका अटेंशन लगातार आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से अट्रैक्शन का बीज रोपा जाता है। मिस्ट्री का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। जब आप अपने बारे में सब कुछ तुरंत खोल नहीं देते तो उसका माइंड खुद ही गैप भरने लगता है। वह कल्पना करता है, सोचता है, विश्लेषण करता है, और जितना वह आपके बारे में सोचती है उतना ही उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। यही सटल मानसिक खेल है जो उसे आपके और करीब लाता है। लेकिन ध्यान रहे, एब्सेंस का मतलब यह नहीं कि आप गायब हो जाए। अगर आप पूरी तरह से अनरीचेबल हो जाएंगे
तो उसके सबकॉन्शियस में यह अलार्म भी ट्रिगर हो सकता है। यह व्यक्ति इमोशनली अनअवेलेबल है, यह भरोसेमंद नहीं। उसके ब्रेन में फियर एक्टिवेट हो जाएगा और वह खुद को इमोशनली बंद कर लेगी। इसलिए यहां सबसे बड़ा रहस्य है बैलेंस। आपको ऐसा स्पेस देना है जिसमें वह सोच सके, सवाल कर सके, लेकिन यह भी महसूस हो कि आप अभी भी वहां हैं, किसी सटल तरीके से, बिना उसे ओवरवेल्म किए। यहां प्रैक्टिकल तरीका है इंटरेक्शन को डेलिबरेटली स्पार्स लेकिन कंसिस्टेंट बनाना। उदाहरण के लिए, हर समय ऑनलाइन रहने के बजाय कभी कभी जवाब देना, बिना जरूरत से ज्यादा व्याख्या किए। उसके सवालों का हल्का नियंत्रित जवाब देना। उससे मिलने की कोशिश करना, लेकिन हर बार साथ रहना नहीं। यह सब उसे सोचने पर मजबूर करेगा। यह व्यक्ति मुझे पूरी तरह खो देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे स्पेस भी दे रहा है। यही वह साइकोलॉजिकल पुल है जो क्यूरियोसिटी को आकर्षण में बदलता है। आप चाहें तो सटल संकेतों का उपयोग करें, जैसे कि अपने दिन का एक छोटा सा अपडेट देना, किसी मजेदार लेकिन रहस्यमय बात का जिक्र करना, लेकिन पूरी कहानी न बताना। इससे उसका माइंड लगातार आपके बारे में सोचता रहेगा। इसी समय उसका ब्रेन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का अनुभव करता है। कभी आप उपलब्ध, कभी अनुपलब्ध। यह अनिश्चितता डोपामीन स्पाइक्स को बार बार ट्रिगर करती है, जैसे एक रहस्यमय खेल। कब संपर्क होगा? यही खेल उसका अटेंशन आपके इर्द गिर्द बनाए रखेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है गोस्टिंग, यानी पूरी तरह से गायब हो जाना। जब आप बिना किसी संकेत के संपर्क तोड़ देते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस इसे रिजेक्शन से भी अधिक दर्दनाक अनुभव मानता है। उसका ब्रेन इसे इमोशनल पनिशमेंट की तरह रजिस्टर करता है। वह डर जाती है, खुद को बंद कर लेती है और आपको एक संभावित खतरे की तरह देखती है। दूसरी गलती है ओवर इग्नोरिंग, यानी इतने लंबे समय तक जवाब न देना कि उसकी क्यूरियोसिटी डर में बदल जाए। क्यूरियोसिटी और फियर के बीच की रेखा बहुत पतली है। आप चाहें तो उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन आकर्षित नहीं। याद रखिए, एब्सेंस का अर्थ इमोशनल विथड्रॉवल नहीं है। इसका अर्थ है कि आप खुद को इमोशनली अवेलेबल रखते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। आपके शब्द, आपके संकेत, आपके व्यवहार में यह साफ झलकना चाहिए कि आप उसकी दुनिया में मौजूद हैं। बस उसे खुद आपके बारे में सोचने का समय दे रहे हैं। एथिकल रूप से यह जरूरी है कि आप एब्सेंस का उपयोग किसी इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए न करें। एब्सेंस का उद्देश्य उसे कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी का बीज बोना है। आप उसे स्पेस दे रहे हैं ताकि वह खुद आपके वैल्यू को समझे, न कि इसलिए कि आप उसे इमोशनली टूटने पर मजबूर कर दें। एक सटल रिमाइंडर, अगर आप एब्सेंस का खेल खेल रहे हैं तो भीतर से इमोशनली स्टेबल रहना होगा। अपनी नीड्स को पहचानिए, उन्हें संतुलित रखिए। अगर आप खुद अंदर से इनसिक्योर हैं, तो आपकी हर प्रतिक्रिया उस इनसिक्योरिटी को प्रकट कर देगी। इसलिए एब्सेंस का खेल तभी सफल होता है जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, खुद को इमोशनली सिक्योर महसूस कर सकते हैं। अब सोचिए, रिजेक्शन के बाद जो खालीपन पैदा हुआ था, वही अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो क्यूरियोसिटी का दरवाजा बन सकता है। एब्सेंस आपके लिए एक साइकोलॉजिकल टूल बन सकता है, जिसमें आप उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे सुरक्षा का एहसास भी दिला सकते हैं। यही वह डेलिकेट खेल है जो अट्रैक्शन की नींव रखता है। इस अध्याय में आपने समझा, एब्सेंस की वजह से ब्रेन में डोपामिन सक्रिय होता है, क्यूरियोसिटी जागती है और मिस्ट्री का खेल शुरू होता है। लेकिन यह खेल तभी प्रभावी है जब एब्सेंस इमोशनली अवेलेबल रहने के साथ संतुलित हो। गोस्टिंग या ओवर इग्नोरिंग इसे नष्ट कर सकते हैं। एब्सेंस का मतलब विथड्रॉवल नहीं, बल्कि सटल उपस्थिति है। यह पहला कदम है जिससे रिजेक्शन की दरार में आकर्षण का बीज बोया जा सकता है। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी से इमोशनल वॉइड कैसे बनता है और उस वॉइड को
किस तरह सटल एंकरिंग से भरोसे में बदला जा सकता है, जैसे कोई अनकही कहानी जो हर बार उसे आपके पास लौटने पर मजबूर कर दे। चैप्टर 3, बिल्डिंग इमोशनल स्पेस, लेटिंग हर मिस यू। कल्पना कीजिए, आप अब दूर हैं, संवाद सीमित है, मिलने जुलने के अवसर कम हो गए हैं, लेकिन उसके भीतर कोई खालीपन बनने लगा है। वह अचानक आपके बारे में सोचती है, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपके शब्द, जैसे कोई स्मृति उसके मन में बार बार लौट रही हो। वह चाहती है कि आप वापस आए, आपके साथ समय बिताए, लेकिन उसका माइंड खुद ही आपके पास लौटने की कोशिश कर रहा है। यही है इमोशनल वॉइड का खेल, वह जगह जहां आपका फिजिकल एब्सेंस उसके सबकॉन्शियस में आपके विचारों से भर जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में अचानक स्पेस पाता है, तो उसका ब्रेन उस खाली जगह को किसी सुरक्षित और सुखद स्मृति से भरने लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी इमोशनली जुड़े व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, तो ब्रेन की रिवॉर्ड पाथवेज, खासकर डोपामीन और ऑक्सीटोसिन से जुड़ी प्रणालियां उस व्यक्ति से जुड़े पिछले अनुभवों को एक्टिवेट करती है। इसी प्रक्रिया को इमोशनल मेमोरी फॉर्मेशन कहा जाता है। जितनी बार वह आपके साथ बिताए पल याद करती है, उतनी बार उसका ब्रेन उन्हें रीइंफोर्स करता है। धीरे धीरे आपका एब्सेंस ही उसकी क्रेविंग बन जाता है। लेकिन यह क्रेविंग तब तक नहीं बनेगी जब तक आप अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। यही कारण है कि कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन पैटर्न्स सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आप उससे बात करते हैं, लेकिन हर बार अपनी पूरी उपस्थिति नहीं देते। आप उसे एंगेज करते हैं, लेकिन इतनी दूरी रखते हैं कि उसका माइंड आपके पास लौटे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन उसके मैसेज का जवाब देते रहेंगे, हर बार मिलते रहेंगे, हर बार अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएंगे, तो उसका ब्रेन आराम से उस कनेक्शन पर निर्भर हो जाएगा। कोई स्कैर्सिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप समय समय पर सबटल तरीके से संपर्क करते हैं, उसकी बातचीत में रुचि दिखाते हैं, परंतु अपनी पूरी एनर्जी उसके लिए नहीं खर्च करते, तो उसका ब्रेन उस स्पेस को भरने के लिए प्रयास करेगा। यही वह प्रक्रिया है जो लॉन्गिंग पैदा करती है। यहाँ प्रैक्टिकल तरीका है। बातचीत के समय छोटे, मीनिंगफुल लेकिन अधूरे वाक्यों का उपयोग करें। उससे सवाल करें, लेकिन पूरी तरह खुद को खोलने से बचें। उसकी भावनाओं पर ध्यान दें, लेकिन बार बार रीएश्योरेंस देने की जरूरत न महसूस करें। अपने दिन के छोटे छोटे हिस्से साझा करें, परंतु खुद को उसके सामने पूरी तरह से उजागर न करें। इससे उसका माइंड गैप भरने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही सटल पॉजेस का उपयोग करें। कभी कभी जवाब देर से दें, कभी अपने अवेलेबिलिटी को सीमित रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि वह असहज महसूस करे। यही बैलेंस ब्रेन में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को सक्रिय करता है। कभी आपको याद करना सुखद अनुभव बनता है, तो कभी आपके अचानक संपर्क से उसका रिवॉर्ड सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है। यही खेल उसके सबकॉन्शियस को आपके पास लौटने की आदत सिखाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती है जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होना। अगर आप हर बार तुरंत जवाब देंगे, हर पल साथ रहेंगे, तो उसका माइंड आपके बिना भी आराम से रहना सीख जाएगा। यही नीडीनेस का ट्रैप है। जितनी ज्यादा आप उपलब्ध रहेंगे, उतना ही उसका ब्रेन आपके एब्सेंस की वैल्यू को महसूस नहीं करेगा। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा दूरी बना लेना। गोस्टिंग की तरह पूरी तरह गायब हो जाना उसकी क्रेविंग को डर में बदल सकता है। उसका ब्रेन असुरक्षा से भर जाएगा। वह सोचने लगेगी, यह व्यक्ति मुझसे दूर क्यों जा रहा है? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? यह चिंता उसे इमोशनली विथड्रॉ कर सकती है। इसलिए स्पेस का मतलब कोल्डनेस नहीं होना चाहिए। सही तरीका है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। आप उसे यह महसूस कराए कि आप वहां हैं, बस इतनी दूरी पर कि वह खुद आपके लिए लॉन्गिंग महसूस करे। वह आपके बारे में सोचती रहे, लेकिन यह भी जाने
कि आप कहीं गए नहीं हैं। यहाँ सटल रिमाइंडर्स का उपयोग करें, जैसे किसी सामान्य बात पर हल्का सा मजाक, कोई ऐसा सवाल जो उसकी क्यूरियोसिटी को जगाए, या उसके मन की उलझन पर एक एम्पैथेटिक प्रतिक्रिया। इससे उसे लगेगा कि आप उसके इमोशंस को समझते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे। एथिकल रूप से यह जरूरी है कि स्पेस का उपयोग ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हो, न कि इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए। अगर आप स्पेस देकर उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा करेंगे, तो यह एक अनहेल्थी अटैचमेंट की शुरुआत होगी। बल्कि आपको उसे यह अनुभव देना है कि आप उसके इमोशंस का सम्मान करते हैं और उसकी स्वतंत्रता को भी स्वीकार करते हैं। तभी वह खुद आपको याद करेगी, खुद आपके पास लौटेगी। इस प्रक्रिया में खुद को इमोशनली स्टेबल रखना अनिवार्य है। अगर आप अंदर से एंग्शियस हैं, तो आपकी हर प्रतिक्रिया उस एंजाइटी को दिखा देगी। आप जितने कंपोज्ड रहेंगे, उतना ही आपके व्यवहार से रिलायबिलिटी झलकेगी। यही फ्रेम कंट्रोल की असली ताकत है। यहां ध्यान देने वाली बात है, लॉन्गिंग का निर्माण किसी चालाकी से नहीं होता। ये एक सटल आर्ट है जिसमें आप खुद को इमोशनली मैच्योर दिखाते हैं। आपके एक्शंस में यह साफ होना चाहिए कि आप उसे स्पेस दे रहे हैं क्योंकि आप उसे समझते हैं, न कि इसलिए कि आप उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। जब आप इस आर्ट में पारंगत हो जाएंगे, तो रिजेक्शन का दर्द धीरे धीरे एक नए अनुभव में बदल जाएगा। जहां उसका माइंड आपको खोजेगा, आपका एब्सेंस उसे बेचैन करेगा और आपकी सटल उपस्थिति उसे भरोसा दिलाएगी कि वह आपके साथ सुरक्षित है। यही वह भावनात्मक पुल है जो अट्रैक्शन की नींव बनता है। इस अध्याय में आपने सीखा इमोशनल वॉइड कैसे बनता है और ब्रेन उसे आपके विचारों से कैसे भरता है। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे लॉन्गिंग पैदा करते हैं। जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होना या पूरी तरह गायब हो जाना कैसे नुकसान पहुंचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्पेस का उद्देश्य ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं। अब आप रिजेक्शन के बाद क्यूरियोसिटी का दरवाजा खोल चुके हैं। अगला कदम है उस क्यूरियोसिटी को सस्टेन्ड इमोशनल कनेक्शन में बदलना, जहां हर इंटरेक्शन उसके ब्रेन में रिवॉर्ड का नया स्रोत बन जाए, जैसे कोई कहानी जो हर बार अधूरी रह जाए और उसे आपके पास लौटने पर मजबूर कर दे। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस एंकर्स, हाउ टू मेक हर थिंक ऑफ यू। ऑफ्टन, कल्पना कीजिए वह आपके साथ समय बिताती है, बातचीत होती है, आप उसके सामने आते हैं, कभी सीधे कभी संदेशों में। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वह आपको देखे बिना भी आपके बारे में सोचने लगे। आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपका अंदाज, सब कुछ उसके सबकॉन्शियस में एक भावनात्मक संकेत की तरह बैठ जाए। जब वह अकेली हो, जब उसका मन भटका हो, जब वह किसी परेशानी में हो, तो आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपके शब्द उसकी याद में लौट आए। यही है सबकॉन्शियस एंकरिंग का जादू। उसे आपके साथ जुड़े सुख, राहत और आत्मीयता की भावना से जोड़ देना। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोग बिना कोशिश के भी किसी के मन में बस जाते हैं, लेकिन इसका रहस्य यही है, उनके आसपास सटल क्यूज होते हैं जो ब्रेन में पॉजिटिव इमोशंस को एंकर कर देते हैं। जब ब्रेन किसी स्टिम्युलस के साथ सुखद अनुभव जोड़ देता है, तो वह स्टिम्युलस बार बार उस अनुभव को बुलाने लगता है। यही प्रक्रिया एसोसिएटिव लर्निंग कहलाती है। मानव मस्तिष्क बहुत चालाक है। यह किसी चेहरे, किसी आवाज, किसी इशारे को, यहां तक कि किसी समय विशेष को भी किसी भावना से जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसे सहज महसूस कराते हैं, उसकी परेशानियों में उसके साथ खड़े रहते हैं, तो उसका ब्रेन आपके प्रेजेंस को सुरक्षा और आराम से जोड़ लेता है। यही इमोशनल एंकर है। इसके साथ ही जब आप उसके साथ हंसी साझा करते हैं, छोटे मजाक करते हैं या उसकी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं, तो उसका ब्रेन आपके साथ एक्साइटमेंट और वैलिडेशन जोड़ लेता है। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का प्रवाह बढ़ता है।
बार बार ऐसे अनुभव होने पर ब्रेन ये तय कर लेता है कि आपके साथ रहना सुखद है। फिर वह आपके संकेतों की तलाश करता है, कभी आपके शब्दों में, कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज में। अब सवाल है, यह सब प्रैक्टिकली कैसे करें? यहां सटल क्यूज का जादू काम आता है। जैसे जब वह अपनी परेशानी बता रही हो तो बस उसका ध्यान सुनते हुए रखें। बीच में सलाह देने की जल्दी न करें। उसकी बात पर सिर हिलाना, उसकी आंखों में देखना, हल्की मुस्कान देना, ये जेस्चर्स उसके ब्रेन में कनेक्शन का संकेत बनते हैं। समय का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। जब वह इमोशनली वल्नरेबल हो, जैसे किसी तनाव के बाद, किसी असफलता के समय या अकेलेपन में, तब आपका साथ उसे कंफर्ट का एंकर देता है। उसके शब्दों को दोहराकर उन्हें मान्यता देना, जैसे हाँ मैं समझ सकता हूं कि यह कितना मुश्किल होगा। इससे वैलिडेशन की भावना जागती है। लेकिन यह खेल सिर्फ जेस्चर्स तक सीमित नहीं है। शब्द, आवाज की लय, यहां तक कि आपकी चुप्पी भी एंकर बन सकती है। कभी कभी बिना कुछ कहे उसका ध्यान रखना, उसकी बात को इंटरप्ट न करना, उसकी एनर्जी का सम्मान करना, यह सब सटल एंकरिंग का हिस्सा है। ध्यान रहे, एंकरिंग का उद्देश्य उसे फोर्स करना नहीं है। आपको ऐसा नहीं दिखाना कि आप आर्टिफिशियली सपोर्टिव हैं। ब्रेन असली और नकली व्यवहार में फर्क कर लेता है। अगर आपके जेस्चर्स ओवरडन हो तो सबकॉन्शियस अलार्म बज उठता है। यह व्यक्ति फेक है, यह मेरी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बात पर तारीफ करेंगे, उसकी हर चिंता पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या हर समय साथ रहने की कोशिश करेंगे, तो ब्रेन इसे मैनिपुलेटिव सिग्नल की तरह पढ़ेगा। वह खुद को इमोशनली दूर कर लेगी। यही वह गलती है जिससे एंकरिंग उल्टा असर कर सकती है। इसी तरह अगर आप जेस्चर्स में असंतुलन लाए, कभी बहुत ध्यान देना, कभी बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, तो ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा होगा। अनसर्टेनिटी कभी कभी क्यूरियोसिटी जगाती है, लेकिन ज्यादा असंतुलन फियर और रिजेक्शन को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए एंकरिंग का सबसे बड़ा रहस्य है ऑथेंटिसिटी। आपके जेस्चर्स, शब्द, समय सब उस भावना से आए जो आप वास्तव में महसूस करते हैं। आपको उसका साथ इसलिए देना है क्योंकि आप उसकी इमोशनल सुरक्षा का सम्मान करते हैं, न कि इसीलिए कि आप उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। यहां एक सटल साइकोलॉजिकल संकेत और काम करता है, रिपीटिशन। बार बार छोटे, सच्चे, सहानुभूतिपूर्ण जेस्चर्स से ब्रेन धीरे धीरे आपके साथ कंफर्ट को जोड़ लेता है, जैसे कोई स्मृति जो समय के साथ गहराई पकड़ती है। शुरुआत में वह कॉन्शियस एफर्ट से महसूस करेगी, लेकिन समय के साथ वह बिना सोचे आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगी। आप चाहे तो अपने जेस्चर्स में कुछ खास पैटर्न्स विकसित कर सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए आंखों में सीधे देखना, हल्की हंसी के साथ उसकी चिंता को हल्का करना, समय समय पर उसे याद दिलाना कि वह अकेली नहीं है, उसकी बातों का सारांश दोहराकर उसे वैलिडेट करना, जरूरत पड़ने पर उसकी एनर्जी को स्पेस देकर उसका सम्मान करना। इन सब क्यूज को जब आप नियमित परंतु सटल तरीके से दोहराते हैं, तो ब्रेन उन्हें एंकर कर लेता है। वह आपके संकेतों को सुरक्षित अनुभव से जोड़ देता है। यह एंकरिंग किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं, बल्कि एक सहज, गहरे संबंध की प्रक्रिया है। एथिकल रूप से यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, एंकर्स ऑथेंटिक और सपोर्टिव होने चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल जेस्चर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह उल्टा असर करेगा। ब्रेन फेक सिग्नल को पहचान लेता है और डिफेंसिव हो जाता है। आप उसे इमोशनल सेफ्टी देने की बजाय उसकी असुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एंकरिंग का उद्देश्य उसके माइंड को कंफ्यूज करना नहीं, बल्कि उसे यह एहसास देना है कि आपके साथ रहना आसान, सुरक्षित और संतुलित है। यही फीलिंग उसे बार बार आपके पास लौटने पर मजबूर करती है। जब आप यह कला सीखते हैं, तो रिजेक्शन, डिस्टेंस और क्यूरियोसिटी की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप अब उसके ब्रेन में कंफर्ट,
एक्साइटमेंट और वैलिडेशन के संकेत छोड़ने लगे हैं। बिना जबरदस्ती, बिना अभिनय। आपका हर जेस्चर उसके माइंड में आपके लिए एक सुरक्षित जगह बनाता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे उसका सबकॉन्शियस आपके साथ जुड़ाव तलाशता है, और यही वह बिंदु है जहां अट्रैक्शन गहराई पकड़ता है। इस अध्याय में आपने जाना इमोशनल वॉइड को पॉजिटिव एसोसिएशन से भरना, सटल क्यूज जैसे शब्द, जेस्चर्स, टाइमिंग से ब्रेन में एंकर बनाना, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन से लॉन्गिंग उत्पन्न करना, ओवरडूइंग या फेक जेस्चर्स से बचना, एंकर्स को ऑथेंटिक और सपोर्टिव रखना। अब आप रिजेक्शन से क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी से इमोशनल लॉन्गिंग तक का रास्ता तय कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इन एंकर्स को किस तरह धीरे धीरे एडिक्शन लूप में बदल सकते हैं, बिना किसी छल के, बल्कि ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे कोई अनदेखा धागा जो हर बार उसे आपके पास वापस खींच लाए। Chapter 5: The Power of Consistency. Small actions that create big obsession. कल्पना कीजिए, आप उसके साथ हर बार वही नहीं कर रहे। आप कोई बड़ा जेस्चर नहीं कर रहे, न कोई नाटकीय वादा, न कोई भव्य इशारा। फिर भी उसके मन में आपके लिए एक जगह बनती जा रही है। वह आपके शब्दों, आपके व्यवहार, आपकी उपस्थिति से एक भावनात्मक पैटर्न अनुभव कर रही है। जैसे उसका सबकॉन्शियस बार बार कह रहा हो, यह व्यक्ति भरोसेमंद है, यह मेरे लिए सुरक्षित है, यह वही है जिसे मैं याद रखना चाहती हूं। यही है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी इंटेंशनल एक्ट्स का ऐसा जाल जो समय के साथ एक गहरे इमोशनल कनेक्शन में बदल जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन बनाने के लिए बड़े कदम उठाने होते हैं, लेकिन असल में ब्रेन को पैटर्न्स चाहिए। रेपिटेशन ही वह चाबी है जो सबकॉन्शियस में आपके लिए स्थायी जगह बनाती है। न्यूरोसाइंस में इसे हैबिट लूप और इमोशनल एनकोडिंग कहा जाता है। जब कोई अनुभव बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन उस अनुभव को सुरक्षित, परिचित और सुखद मानने लगता है। फिर उसका माइंड उसी अनुभव की तलाश करता है। अगर आप रोज कोई बड़ी बात नहीं कर सकते तो भी छोटे संकेत आपके लिए शक्तिशाली हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हर बार बात करते समय उसका नाम प्यार से लेना, उसकी बात ध्यान से सुनना, बीच में इंटरप्ट न करना, समय समय पर उसकी जरूरतों पर नजर रखना, उसके मूड को समझकर हल्का मजाक करना या समर्थन देना, मिलने पर एक स्थिर आत्मीय मुस्कान देना, बातचीत के अंत में ऐसा वाक्य कहना जो उसे सुरक्षित महसूस कराए, जैसे तुम्हारी बात समझ में आती है। ये छोटे छोटे एक्ट्स रिपीटिशन के साथ सबकॉन्शियस में ऐसे पैटर्न बनाते हैं कि वह आपके संकेतों से कंफर्ट, एक्साइटमेंट और वैलिडेशन को जोड़ने लगती है। यही वह सटल मैकेनिज्म है जिससे ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट अट्रैक्शन का सबसे गहरा आधार है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर समय उसके आसपास रहे। अगर आप लगातार उपलब्ध रहेंगे तो उसका ब्रेन आपको नॉर्मल, प्रेडिक्टेबल और कम मूल्य वाला मान लेगा। वहीं अगर आप अचानक गायब हो जाएंगे तो कनेक्शन टूट सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का सही अर्थ है सही समय पर, सही मात्रा में, सही संकेत देना। यहाँ प्रैक्टिकल तरीका है, अपने जेस्चर्स को ऐसे समय और तरीके से दोहराइए कि वे उसके सबकॉन्शियस में पैटर्न बन जाए। उदाहरण के लिए, सप्ताह में 2-3 बार मीनिंगफुल बातचीत में उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, छोटी उपलब्धियों की सराहना करना, उसकी परेशानी के समय हल्का सपोर्ट देना, बिना उसे ओवरवेल्म किए कभी कभी स्पॉन्टेनियस लेकिन हल्के संकेत देना, जैसे किसी मजेदार बात का साझा करना। यह रेपिटेशन उसके ब्रेन में यह पैटर्न बनाता है कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उसके ऊपर हावी नहीं। आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन उसे स्पेस भी देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, इनकंसिस्टेंसी। अगर आप कभी ध्यान देंगे, कभी बिल्कुल गायब हो जाएंगे, कभी अत्यधिक मदद करेंगे तो अगले ही पल खुद को दूर कर लेंगे, तो उसका ब्रेन कंफ्यूजन में फंस जाएगा। वह आपको या तो इमोशनली अनरिलायबल मान लेगी या असुरक्षित। दूसरी गलती है डेस्परेट बिहेवियर, यानी
बार बार अटेंशन मांगना, हर समय रीएश्योरेंस देना, खुद को साबित करने की कोशिश करना। इससे सबकॉन्शियस में यह संकेत जाता है कि आप खुद इमोशनली अनस्टेबल है। ब्रेन इसे कंफर्ट से नहीं, एंजाइटी से जोड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह आपको अवॉइड करने लगती है। आपका उद्देश्य उसके माइंड में स्थिरता का पैटर्न बनाना है, ऐसा पैटर्न जिसमें उसे बार बार आपका साथ याद आए और उसमें आराम महसूस हो। अगर आपका व्यवहार स्थिर, सहज और समर्थनपूर्ण रहेगा तो उसका ब्रेन आपके संकेतों से सकारात्मक अनुभव जोड़ते जोड़ते आपके एब्सेंस में भी आपको याद करेगा। यहाँ सटल क्यूज की भूमिका फिर महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए, आप उससे हमेशा एक जैसी आवाज में एक जैसा स्वरूप बनाए रखिए। अगर आप कभी बहुत उत्साही और कभी बहुत उदास दिखेंगे तो उसका ब्रेन इमोशनल इम्बैलेंस महसूस करेगा। इसलिए अपने जेस्चर्स, आवाज, प्रतिक्रिया में संतुलन रखें। एथिकल रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसिस्टेंसी का उद्देश्य मैनिपुलेशन नहीं बल्कि भरोसा बनाना है। आपका हर जेस्चर उसके माइंड में सुरक्षा, समझ और समर्थन का पैटर्न बनाए, न कि यह दिखाए कि आप उसके इमोशंस का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप खुद से पूछें, क्या मैं यह जेस्चर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में उसके साथ रहना चाहता हूं, और जवाब हाँ है, तभी यह एक्ट ऑथेंटिक एंकर बनेगा। यह भी याद रखिए, जब आप लगातार छोटे जेस्चर्स दोहराते हैं तो ब्रेन आपको अपने रिवॉर्ड लूप का हिस्सा मानने लगता है। हर बार जब वह आपके साथ बातचीत करती है, उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे वह आपके साथ समय बिताने, आपके संदेशों का इंतजार करने, आपके संकेतों से जुड़ने की आदत डाल लेती है। यह क्रेविंग कोई जादू नहीं बल्कि रेपिटेशन से बना हुआ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको खुद को इमोशनली ग्राउंडेड रखना होगा। अगर आप अपने जेस्चर्स को मजबूरी से करेंगे तो ब्रेन इसे पहचान लेगा। वहीं अगर आप अपने भीतर स्थिर रहेंगे, अपनी सीमा समझेंगे और अपनी एनर्जी को संतुलित रखेंगे तो वही जेस्चर्स सहज और प्रभावशाली लगेंगे। इस अध्याय में आपने जाना रिपीटिशन कैसे सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनाता है, छोटे इंटेंशनल एक्ट्स ट्रस्ट और अट्रैक्शन का आधार कैसे बनते हैं, कम्युनिकेशन में बैलेंस बनाए रखते हुए कंसिस्टेंसी कैसे दी जाती है, ओवरडूइंग या डेस्परेट बिहेवियर से बचने के सटल तरीके, एंकर्स को ऑथेंटिक, नेचुरल और सपोर्टिव बनाए रखना। याद रखिए, बड़ा प्रभाव हमेशा बड़े जेस्चर से नहीं आता। असली जादू उन छोटे संकेतों में छिपा है जिन्हें बार बार दोहराकर आप उसके माइंड में सुरक्षित, सुखद और भरोसेमंद अनुभवों का पैटर्न बना देते हैं। यही पैटर्न धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल सकता है, बिना छल, बिना दबाव, बस अपनी स्थिरता और समझ से। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस कंसिस्टेंसी को किस तरह धीरे धीरे स्केर्सिटी इफेक्ट और पुश पुल डायनेमिक्स से जोड़कर एक गहरे इमोशनल लूप में बदला जा सकता है, जहां हर बार उसका मन आपके साथ जुड़ने को मजबूर हो उठे। चैप्टर 6, यूजिंग इमोशनल ट्रिगर्स, एक्टिवेट हर डिजायर। ग्रेजुअली सोचिए, उसके मन में आपके लिए पहले से ही एक जगह बन रही है। आपने उसे स्पेस दिया, सटल क्यूज से उसकी भावनाओं को एंकर किया और छोटे जेस्चर्स से ट्रस्ट बनाना शुरू किया। लेकिन अब अगला कदम है उसकी डिजायर को धीरे धीरे जागृत करना। यह कोई अचानक की जाने वाली चाल नहीं है। यह एक सूक्ष्म खेल है जिसमें आप उसके सबकॉन्शियस में पहले से मौजूद भावनात्मक पैटर्नों को धीरे धीरे छूते हैं। उसे लगे कि आपके साथ जुड़ना सहज है, लेकिन हर बार वह आपके साथ एक नई अनुभूति महसूस करे, कभी क्यूरियोसिटी, कभी वैलिडेशन, कभी अटेंशन की ताजगी। यही है इमोशनल ट्रिगर्स का विज्ञान। इमोशनल ट्रिगर्स ब्रेन में रिवॉर्ड पाथवेज को सक्रिय करते हैं। जब कोई अनुभव सुख, मान्यता, एक्साइटमेंट या सुरक्षा से जुड़ता है तो ब्रेन उस अनुभव को याद रखता है और भविष्य में उस अनुभव की तलाश करता है। यही प्रक्रिया उसे आपके साथ जुड़ने के लिए बार बार प्रेरित करती है।
डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आपका लक्ष्य इन भावनाओं को एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से सक्रिय करना है, ताकि उसका मन धीरे धीरे आपके साथ गहरे जुड़ाव की ओर बढ़े। 3 प्रमुख इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। 1, क्यूरियोसिटी ट्रिगर। जब आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते बल्कि कुछ बातें अधूरी छोड़ते हैं, उसका माइंड बार बार सोचता है, आखिर यह व्यक्ति कैसा है, इसके बारे में और क्या जानूं, यह मुझे क्यों नहीं सब बताता। यही असमंजस उसकी सोच को आपके इर्द गिर्द घुमाता है। लेकिन यह ट्रिगर तभी काम करता है जब आप बहुत अधिक रहस्य न बन जाए। थोड़ा रहस्य उसे सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन ज्यादा रहस्य डर पैदा कर देता है। 2, वैलिडेशन ट्रिगर। जब आप उसकी भावनाओं को सुनते हैं, उन्हें स्वीकारते हैं, उसकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, यह ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किट को सक्रिय करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण है। यह अनुभव उसे आपके साथ जुड़ाव का एहसास कराता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर बात पर वैलिडेशन देना उसे निर्भर बना सकता है। संतुलित प्रतिक्रिया ही सबसे प्रभावशाली होती है। 3, अटेंशन ट्रिगर। जब आप समय समय पर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे कोई हल्का सा मैसेज, एक स्मित मुस्कान, उसकी पसंद की बात का जिक्र, ये छोटे संकेत उसके माइंड को यह एहसास देते हैं कि आप उसे देख रहे हैं। लेकिन ध्यान देना और उसका पीछा करना अलग बातें हैं। ज्यादा ध्यान एंजाइटी पैदा कर सकता है। अब सवाल यह है, इन ट्रिगर्स को प्रैक्टिकली कैसे उपयोग करें? यहां सबसे महत्वपूर्ण है टाइमिंग। ब्रेन तभी रिवॉर्ड के संकेतों को स्वीकार करता है जब उसे उनमें अनिश्चितता और संतुलन दिखाई देता है। आप कभी कभी उसकी बात पर ध्यान दें, कभी उसे खुद बोलने का अवसर दें, कभी उसकी उपलब्धियों की सराहना करें, तो कभी उसे स्वयं अपनी ताकत महसूस करने का मौका दें। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी समस्या का जिक्र करे तो तुरंत समाधान देने की बजाय पहले उसकी भावना को सुने। उसकी बात को दोहराकर उसे यह एहसास दिलाए कि आप उसकी बात को समझते हैं। बातचीत में हल्की चुटकियों या मजाक से उसे सहज महसूस कराए। समय समय पर उसकी उपलब्धियों की तारीफ करे, लेकिन हर बार नहीं। कोई मजेदार हल्का सा संकेत दे जो उसकी क्यूरियोसिटी को जगाए, पर पूरी कहानी न बताए। यह सटल रीइंफोर्समेंट ब्रेन में इमोशनल वेव पैदा करता है। जब ब्रेन किसी नए अनुभव से सुख महसूस करता है, तो वह उस अनुभव को दोहराने की कोशिश करता है। यही वेव उसे आपके पास लौटने पर मजबूर करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है ट्रिगर्स का बार बार उपयोग। अगर आप हर बातचीत में क्यूरियोसिटी, वैलिडेशन और अटेंशन का खेल खेलते रहेंगे, तो ब्रेन उसे नॉर्मल समझ लेगा। रिवॉर्ड की ताजगी खत्म हो जाएगी, उसका माइंड सुस्त हो जाएगा। यह वही स्थिति है जहां व्यक्ति इमोशनली थकने लगता है। इसी तरह अगर आप ट्रिगर्स का उपयोग सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया पाने के लिए करेंगे, तो यह मैनिपुलेशन बन जाएगा। ब्रेन इसे पहचान लेता है, तब उसका मन खुद को बचाने के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, ट्रिगर्स का उद्देश्य उसे स्ट्रेस देना नहीं, बल्कि उसके इमोशन को धीरे धीरे सक्रिय कर उसे आपके साथ सुरक्षित, संतुलित और सहज महसूस कराना है। ट्रिगर्स की लहरें उतनी ही प्रभावी होती है जितनी सावधानी से उन्हें दिया जाए। एथिकल रूप से यह बेहद जरूरी है कि आप ट्रिगर्स का उपयोग केवल तब करें जब आपके भीतर सच में उसकी भलाई के लिए भावना हो। अगर आपके जेस्चर्स, शब्द और प्रतिक्रिया किसी छिपे एजेंडे से प्रेरित होंगे, तो ब्रेन उन्हें असली नहीं मानेगा। आपका संबंध सुपरफिशियल या अस्थिर बन सकता है। जब ट्रिगर्स संतुलित तरीके से उपयोग किए जाते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे आपके साथ कंफर्ट, एक्साइटमेंट और वैलिडेशन का लूप बनाने लगता है। उसका मन आपके संकेतों से बार बार जुड़ता है। यही वह प्रक्रिया है
जो डिजायर को गहराई देती है। इस अध्याय में आपने जाना क्यूरियोसिटी, वैलिडेशन और अटेंशन ट्रिगर्स ब्रेन में रिवॉर्ड पाथवेज को कैसे सक्रिय करते हैं, टाइमिंग और सटल रीइंफोर्समेंट का सही उपयोग कैसे करें, इमोशनल वेव से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिगर्स का बार बार उपयोग या जरूरत से ज्यादा ध्यान देने से बचना, एंकर्स को ऑथेंटिक और कनेक्शन बिल्डिंग बनाए रखना। अब आप समझ चुके हैं कि डिजायर कोई अचानक की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे जागृत होता है, छोटे संकेतों से, समय के साथ और ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के संतुलित खेल से। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि इन ट्रिगर्स और कंसिस्टेंसी को जोड़कर किस तरह एक एडिक्शन लूप बनाया जाता है, जहां हर बार उसका मन आपके साथ जुड़कर एक नए इमोशनल अनुभव की तलाश करेगा, बिना किसी दबाव के, सिर्फ विश्वास और सटल कनेक्शन से। चैप्टर 7 मैनेजिंग योर फ्रेम, स्टे कॉन्फिडेंट आफ्टर रिजेक्शन। कल्पना कीजिए आपने उसे स्पेस दिया, सटल क्यूज से उसके मन में लॉन्गिंग जगाई, ट्रिगर्स से क्यूरियोसिटी और डिजायर को सक्रिय किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन का दर्द आपके भीतर उभर आता है। शायद वह तुरंत जवाब नहीं देती, शायद उसकी आवाज में पहले जैसा उत्साह नहीं है, शायद वह दूरी बना रही है। यह वह क्षण है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं। उनका माइंड एंग्जाइटी, डर, असुरक्षा से भर जाता है। वे ओवरथिंक करते हैं, बार बार अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, माफी मांगते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से कनेक्शन का जादू टूटने लगता है। लेकिन असली रहस्य यहां है, फ्रेम कंट्रोल। जब रिजेक्शन होता है तब आपका काल्मनेस ही इंटरैक्शन का असली स्टीयरिंग व्हील बनता है। ब्रेन सटल संकेतों को पढ़ता है। अगर आप घबराएंगे तो ब्रेन आपको अस्थिर, असुरक्षित और इमोशनल रूप से निर्भर मान लेगा। अगर आप कंपोज रहेंगे तो ब्रेन आपके सिग्नल्स को स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा से जोड़ेगा। यही वह क्षण है जब आपके व्यवहार से अट्रैक्शन या दूरी तय होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब आप शांत रहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है, जिससे आप रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल बैलेंस बनाए रख सकते हैं। वहीं पैनिक, एंजाइटी या ओवर रिएक्शन से अमिगडाला हावी हो जाती है, ब्रेन का वह हिस्सा जो डर, खतरे और असुरक्षा पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप रिजेक्शन के बाद एमिगडाला के नियंत्रण में आ गए तो आपका ब्रेन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा और आप इम्पल्सिव प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए प्रैक्टिकल तरीका है, रिजेक्शन को पर्सनल अटैक की तरह न ले, उसे एक सामान्य इमोशनल प्रक्रिया माने। काल्म रहकर अपने फ्रेम को स्थिर रखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने इमोशंस को दबाएं, बल्कि यह कि आप उन्हें समझते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित रखें। असर्टिवनेस यहां एक बहुत प्रभावशाली साधन है। जब आप अपनी जरूरतों को स्पष्ट बताते हैं, अपनी सीमाएं रखते हैं और खुद के मूल्य को समझते हैं, तो आपका फ्रेम मजबूत होता है। असर्टिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप एरोगेंट बने, न ही यह कि आप दूसरों को कमतर दिखाएं, बल्कि यह कि आप अपने भावों को संतुलित तरीके से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर वह दूरी बना रही है तो आप ये कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें स्पेस चाहिए और मैं उसका सम्मान करता हूं। जब तुम तैयार हो हम बात कर सकते हैं। यह वाक्य असर्टिवनेस दिखाता है। आप अपनी उपस्थिति कायम रखते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं करते। इसी फ्रेम को हल्के ह्यूमर और प्लेफुल टीजिंग से और आकर्षक बनाया जा सकता है। ह्यूमर ब्रेन में एंडोर्फिन्स और डोपामीन को सक्रिय करता है। यह उसे आपके साथ समय बिताने में सहज महसूस कराता है। प्लेफुल टीजिंग सटल लीडरशिप का संकेत देती है। आप उसकी ऊर्जा को समझते हैं, उसका ध्यान हल्के मजाक से खींचते हैं, लेकिन उसकी सीमा का सम्मान करते हैं। उदाहरण, अगर वह किसी चिंता में है तो आप हल्के अंदाज में कह सकते हैं, लगता है तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए, नहीं तो तुम्हारी चिंता ही तुम्हें खा जाएगी। ये उसके स्ट्रेस को हल्का करता है।
उसे आपके साथ सहज महसूस कराता है और आपके फ्रेम को मजबूत बनाता है। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। ओवरडूइंग यानी हर बात पर मजाक करना या बार बार टीजिंग करना आपके फ्रेम को कमजोर कर सकता है। ब्रेन इसे कोपिंग मैकेनिज्म समझ लेता है और कनेक्शन सुपरफिशियल हो जाता है। वहीं ओवरली अपोलॉजेटिक होना भी नुकसानदेह है। बार बार माफी मांगना ब्रेन में असुरक्षा का संकेत देता है। वह सोचती है कि आप अपने मूल्य को लेकर स्थिर नहीं है। एथिकल रूप से फ्रेम कंट्रोल का उद्देश्य डोमिनेंस नहीं बल्कि बैलेंस है। आप न तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, न ही खुद को इतना पीछे रखें कि वह आपको महत्व देना बंद कर दे। फ्रेम कंट्रोल का अर्थ है अपने इमोशंस, अपने मूल्य और अपनी उपस्थिति को इस तरह संभालना कि इंटरैक्शन में भरोसा, सम्मान और सहजता बनी रहे। इसका मतलब यह भी है कि रिजेक्शन के बाद आपको अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान देना होगा। अपने जीवन में अन्य गतिविधियों, लक्ष्य और संतुलित दिनचर्या को बनाए रखें। जब ब्रेन को यह संकेत मिलता है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं, तो उसका सबकॉन्शियस आपके फ्रेम को सुरक्षित और भरोसेमंद मानता है। इस प्रक्रिया में सटल लीडरशिप का उपयोग करें। किसी बातचीत में आप पहल करें, लेकिन इतनी नहीं कि आप पूरी बातचीत पर हावी हो जाए। समय का ध्यान रखें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसकी ऊर्जा को समझते हुए अपने जेस्चर्स में संतुलन बनाए रखें। यहां याद रखने वाली सबसे बड़ी बात है, रिजेक्शन इंटरैक्शन का अंत नहीं है, यह आपके फ्रेम को मजबूत करने का अवसर है। कामनेस, असर्टिवनेस और प्लेफुल लीडरशिप से आप अपने सबकॉन्शियस सिग्नल्स को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्रेन आपको भरोसेमंद मानने लगे। यही भरोसा अट्रैक्शन की अगली परत बनता है। इस अध्याय में आपने जाना कामनेस कैसे इंटरैक्शन को नियंत्रित करता है, असर्टिवनेस को कैसे अपनाए बिना एरोगेंस के, ह्यूमर, प्लेफुल टीजिंग और सटल लीडरशिप से ब्रेन में अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है, ओवरडूइंग, डेस्परेट या ओवरली अपोलोजेटिक व्यवहार से कैसे बचें। फ्रेम कंट्रोल का उद्देश्य बैलेंस और ट्रस्ट है, डोमिनेंस नहीं। जब आप रिजेक्शन के बाद अपने फ्रेम को स्थिर रखते हैं, तो आप खुद को उस इमोशनल खेल में खड़ा कर देते हैं जहां उसका ब्रेन आपके सिग्नल से कंफर्ट, एक्साइटमेंट और सुरक्षा जोड़ता है। यही वह जगह है जहां से अट्रैक्शन गहराई पकड़ता है, बिना किसी दबाव, बिना किसी दिखावे के। सिर्फ आपकी स्थिर उपस्थिति, संतुलित प्रतिक्रिया और सटल नेतृत्व से। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी, ट्रिगर्स और फ्रेम कंट्रोल को मिलाकर किस तरह एक शक्तिशाली एडिक्शन लूप बनाया जाता है, जहां उसका माइंड बार बार आपके पास लौटे, आपके साथ जुड़ाव की तलाश करे और हर इंटरैक्शन में नई ऊर्जा महसूस करे। Chapter 8, Emotional Recovery, Helping her see you as safe and valuable। कल्पना कीजिए, उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा है। कभी वह आपको याद करती है, कभी खुद से सवाल करती है, कभी असमंजस में उलझती है। रिजेक्शन, दूरी, अनसर्टेनिटी, ये सब उसके मन में बेचैनी, डर और असुरक्षा पैदा कर सकते हैं। लेकिन यही वह क्षण है जहां आप उसे एक ऐसा आधार दे सकते हैं जहां उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो, जहां उसे लगे कि आप उसके लिए सुरक्षा, समझ और मूल्य का स्रोत है। यही है इमोशनल रिकवरी, वह प्रक्रिया जिससे आप उसकी भावनाओं की लहरों में उसके साथ खड़े रहते हैं, बिना उसे ओवरवेल्म किए, बिना कोई दिखावा किए, बस अपने संतुलन, एम्पैथी और समर्थन से। मानव मन सुरक्षा की तलाश में रहता है। जब ब्रेन को यह संकेत मिलता है कि आसपास का व्यक्ति स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद है, तो उसका अमिगडाला शांत होने लगता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और ब्रेन ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का प्रवाह बढ़ाकर उसे सुरक्षित महसूस कराता है। यही सुरक्षा डीपर कनेक्शन का आधार बनती है। इमोशनल सिक्योरिटी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यवहार से बनती है। आपका सुनना, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी चुप्पी, ये सब मिलकर
ब्रेन में ये संदेश भेजते हैं कि यह व्यक्ति मुझे समझता है, मुझे जज नहीं करता और मेरे साथ रहने में सहजता है। अब सवाल है, प्रैक्टिकली आप इसे कैसे निभाए? सबसे पहले जरूरी है लिसनिंग। जब वह अपनी बातें साझा करे, खासकर तब जब उसका मन बेचैन हो, तो उसे बीच में रोकना, अपनी राय थोपना या तुरंत समाधान देना उसकी असुरक्षा को बढ़ा सकता है। उसका ब्रेन तब संकेत भेजता है कि यह व्यक्ति मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहा। इसके बजाय आप शांत होकर सुने, सिर हिलाकर, उसकी आंखों में देखकर, उसके शब्दों को दोहराकर उसे महसूस कराए कि उसकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। एम्पैथी अगला चरण है। एम्पैथी का मतलब उसकी भावनाओं को स्वीकार करना है, भले ही आप उन्हें पूरी तरह समझते ना हो। जैसे, मुझे लगता है यह तुम्हारे लिए सच में कठिन रहा होगा, या तुम्हारी बात में दर्द है, मैं यहां हूं। जब ब्रेन को यह संकेत मिलता है कि उसकी भावनाएं जानी और स्वीकार की जा रही है, तो उसे महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। इसके साथ सबसे बड़ा रहस्य है नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। जब आप उसकी चिंता या डर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि शांत रहते हैं, तो ब्रेन को यह संदेश मिलता है कि आप स्थिर हैं। आपका प्रेजेंस उसके अंदर रेगुलेशन पैदा करता है। आपकी स्थिरता उसके नर्वस सिस्टम को संकेत देती है कि वह रिलैक्स कर सकती है। यही स्थिरता धीरे धीरे ट्रस्ट और अटैचमेंट को गहराई देती है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है, ओवर शेयरिंग। जब आप उसकी चिंता सुनते सुनते खुद के डर, असुरक्षा या पर्सनल समस्याओं को बार बार साझा करने लगते हैं, तो उसका ब्रेन कंफ्यूजन में पड़ जाता है। उसे यह सिग्नल मिलता है कि आप खुद इमोशनली अनस्टेबल हैं। कनेक्शन बनाने के बजाय वह अपने इमोशंस को संभालने में और थकने लगती है। इसी तरह बेगिंग फॉर अटेंशन भी नुकसानदेह है। जब आप बार बार रीएश्योरेंस मांगते हैं, मुझे मत छोड़ो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तो ब्रेन इसे डिपेंडेंसी का संकेत मानता है। इससे सुरक्षा की जगह एंजाइटी पैदा होती है। उसका माइंड सोचता है कि आपको अपने भावों का संतुलन खुद संभालना नहीं आता। इसके बजाय इमोशनल रिकवरी का उद्देश्य है उसे यह महसूस कराना कि आप उसके लिए एफर्टलेस सपोर्ट है। आपके जेस्चर्स सहज हो, आपकी प्रतिक्रियाएं स्थिर, आपकी एम्पैथी स्वाभाविक। उसे ऐसा लगे कि वह जब चाहे आपके पास आ सकती है और आप उसके साथ बिना जज किए, बिना किसी एजेंडे के खड़े हैं। आप सटल तरीके से रीएश्योरेंस दे सकते हैं। बातचीत के अंत में हल्का वाक्य, तुम्हें जितना स्पेस चाहिए, मैं यहां हूं। उसकी चिंता का एक्नॉलेजमेंट, मैं समझ सकता हूं कि तुम परेशान हो, यह नॉर्मल है। उसकी भावनाओं का सम्मान, तुम्हारा रिएक्शन वैलिड है, कोई बात नहीं। उसकी ताकत का ध्यान दिलाना, तुमने इस परिस्थिति को कैसे संभाला, यह इंप्रेसिव है। ये छोटी बातें उसके ब्रेन में ये पैटर्न बनाती है कि आपके साथ जुड़ना सुरक्षित है। वह धीरे धीरे आपके साथ बातचीत में खुलती है, अपनी वल्नरेबिलिटीज साझा करती है और आपके प्रेजेंस से कंफर्ट महसूस करती है। लेकिन ध्यान रखें, सपोर्ट का मतलब हर बार समाधान देना नहीं है। ब्रेन को यह भी महसूस करना चाहिए कि आप उसके इमोशंस को स्पेस देते हैं। कभी कभी चुप रहना, सिर्फ सुनना या उसकी बात को दोहराकर वैलिडेट करना ही पर्याप्त होता है। एथिकल रूप से इमोशनल रिकवरी का उद्देश्य कनेक्शन को गहरा करना है, न कि कंट्रोल करना। सपोर्ट एफर्टलेस दिखना चाहिए, कैलकुलेटेड नहीं। अगर ब्रेन को लगे कि आप किसी हिडन मोटिव से उसके इमोशंस को संभाल रहे हैं, तो वह आपकी सिंसेरिटी पर सवाल उठा सकता है। आपके जेस्चर्स, शब्द और उपस्थिति में इतना सहजता हो कि वह महसूस करे, यह व्यक्ति मुझे मेरे होने के लिए स्वीकार करता है, मुझे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। यही भावना इमोशनल रिकवरी को आकर्षण में बदल देती है। इस अध्याय में आपने जाना इमोशनल सिक्योरिटी कैसे ब्रेन में ट्रस्ट और कनेक्शन को सक्रिय करती है। लिसनिंग, एम्पैथी और नॉन रिएक्टिव बिहेवियर से उसका माइंड कैसे काल्म होता है, रीएश्योरेंस से लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कैसे बनती है, ओवर शेयरिंग या अटेंशन मांगने से बचकर
कनेक्शन को कैसे सुरक्षित रखें, सपोर्ट को एफर्टलेस, नेचुरल और ऑथेंटिक बनाए रखना। जब आप उसकी भावनाओं की लहरों में स्थिर, संतुलित और समझदार बने रहते हैं, तो उसका ब्रेन आपके प्रेजेंस से कंफर्ट और सुरक्षा जोड़ता है। यही वह आधार है जहां अट्रैक्शन गहराई पकड़ता है, और वह आपको सिर्फ किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद, शांत और मूल्यवान सहारा मानने लगती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इमोशनल रिकवरी, सटल एंकर्स और कंसिस्टेंट सपोर्ट को जोड़कर कैसे एक ऐसी इमोशनल बॉन्ड बनाया जाता है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है, जहां उसका माइंड आपके साथ जुड़कर एक नई ऊर्जा महसूस करता है, बिना किसी दबाव या दिखावे के। Chapter 9. Deepening the Obsession From Curiosity to Emotional Dependence. कल्पना कीजिए, शुरुआत में उसने आपको देखा, आपकी बातें सुनी, आपकी उपस्थिति महसूस की। उसके मन में हल्की क्यूरियोसिटी जागी। यह कौन है? इसके साथ बातचीत करके अच्छा लगता है। फिर आपने उसे स्पेस दिया, सटल क्यूज से उसकी भावनाओं को एंकर किया और छोटा छोटा सपोर्ट देकर उसे महसूस कराया कि आपके साथ रहना सहज है। अब उसके मन में धीरे धीरे क्रेविंग उभर रही है, जैसे ब्रेन बार बार आपके संकेतों की तलाश करता हो। यही क्रेविंग धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंस में बदलती है। यही वह रहस्यमयी पुल है जो क्यूरियोसिटी से ऑब्सेशन तक ले जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रेन बार बार मिलने वाले इमोशनल एक्सपीरियंसेस से पैटर्न्स बनाता है। जब किसी इंटरैक्शन में क्यूरियोसिटी, वैलिडेशन, कंफर्ट, एक्साइटमेंट और सेफ्टी की लहरें दोहराई जाती है, तो ब्रेन उन्हें मेमोरी में एनकोड करता है। यही एनकोडिंग सबकॉन्शियस क्रेविंग का आधार बनती है। रिपीटेड इंटरैक्शन से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय होता है। जब उसे हर बार आपके साथ बातचीत में सुख, मान्यता या समाधान मिलता है, तो वह आपके संकेतों की खोज करता है। यही क्रेविंग धीरे धीरे डिपेंडेंसी में बदलती है, लेकिन यह डिपेंडेंसी डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि सकारात्मक रीइंफोर्समेंट से बनती है। इसी प्रक्रिया में 3 मुख्य तत्व काम करते हैं: एंकर्स, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी। एंकर्स वो सटल संकेत है जो आपके साथ जुड़े अनुभवों को उसके ब्रेन में स्थायी बनाते हैं। ये हो सकते हैं आपकी आवाज का लहजा, आपकी आंखों में भरोसेमंद मुस्कान, बातचीत में दोहराई जाने वाली सपोर्टिव फ्रेजेस, समय समय पर दिए गए छोटे ध्यान के संकेत। हर बार जब ये संकेत उसकी किसी भावना जैसे एक्साइटमेंट, कंफर्ट या वैलिडेशन से जुड़ते हैं, तो ब्रेन उन्हें एक साथ जोड़कर पैटर्न बनाता है। टेमिंग उतना ही जरूरी है जितना कंटेंट। ब्रेन तभी रिवॉर्ड को स्वीकार करता है जब इंटरेक्शन में अनिश्चितता और संतुलन हो। अगर आप हर समय मौजूद रहेंगे तो ब्रेन उसे सामान्य मान लेगा, लेकिन अगर आप समय समय पर सही संकेत देंगे, न ज्यादा न कम, तो ब्रेन उन क्षणों को विशेष अनुभव की तरह दर्ज करेगा। यही असामान्यता क्रेविंग को गहराई देती है। कंसिस्टेंसी इंटरेक्शन को भरोसेमंद बनाती है। बार बार दोहराई गई सपोर्टिव प्रतिक्रियाएं ब्रेन को यह सिग्नल देती है कि यह व्यक्ति मेरे साथ स्थिर है, मैं इसकी उपस्थिति पर भरोसा कर सकता हूं। यही भरोसा क्रेविंग को लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी में बदलता है। अब सवाल है, प्रैक्टिकली आप इसे कैसे लागू करें? इसका उत्तर है लेयरिंग इमोशंस। हर इंटरेक्शन में आप अलग अलग भावनाओं की लहरें जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, बातचीत की शुरुआत क्यूरियोसिटी से करें, जैसे कोई सवाल या हल्का मजाक। बातचीत के बीच में वैलिडेशन दें, तुम्हारा तरीका सच में अलग है। फिर कंफर्ट का संकेत दें, तुम चाहो तो जो भी महसूस कर रही हो मैं सुन सकता हूं। अंत में हल्का टीजिंग या प्लेफुल क्लोजर दें, जिससे उसके मन में इंटरेक्शन का असर बना रहे। हर बार इमोशंस की ये परतें उसके ब्रेन में अलग अलग रिवॉर्ड पाथवेज को सक्रिय करती हैं। समय के साथ ब्रेन इन्हें जोड़कर आपके साथ जुड़ाव की तलाश करता है। यही क्रेविंग को गहराई देती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है, पुशिंग टू फास्ट।
जब आप एक इंटरेक्शन में ही हर इमोशन को जगह देने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। वह असहज महसूस करने लगता है और सुरक्षा के लिए खुद को दूर कर लेता है। इसी तरह ओवरवेलमिंग हर, लगातार संदेश भेजना, बार बार अटेंशन मांगना या हर पल उसके साथ रहने की कोशिश करना क्रेविंग के बजाय एंजाइटी पैदा कर सकता है। ब्रेन इसे थ्रेट मानता है और बचाव में दूरी बनाता है। इसलिए हर लेयर को समय दीजिए। इंटरेक्शन के बीच पॉज रखिए, उसकी प्रतिक्रिया का ध्यान रखिए, उसके इमोशंस के साथ तालमेल बनाइए। यह प्रोसेस स्लो, सटल और संतुलित होना चाहिए। एथिकल रूप से ऑब्सेशन को ट्रस्ट से बढ़ाना जरूरी है। अगर क्रेविंग दबाव, गिल्ट या डर से बनेगी तो यह अस्थायी होगी। उसका ब्रेन मजबूरी से जुड़ाव बनाएगा, लेकिन जैसे ही खतरा महसूस करेगा वह खुद को दूर कर लेगा। इसके बजाय हर इंटरेक्शन में उसे यह महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ सहज हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उसकी भावनाओं को सम्मान देते हैं। आपके जेस्चर्स ऑथेंटिक हो, न कि कैलकुलेटेड। ब्रेन इसे पहचान लेता है। आप सटल तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। कभी कभी उसकी बातों पर हल्की हंसी के साथ प्रतिक्रिया देना, उसकी चिंता सुनकर चुप रहना, फिर हल्के शब्दों में उसका साथ देना, समय पर छोटा सा मैसेज भेजना जो उसे याद दिलाए कि आप मौजूद हैं। बातचीत के बाद कोई हल्का सा संकेत देना, आज तुम सच में अच्छी लगी। इन जेस्चर्स से उसका ब्रेन इंटरेक्शन को रिवॉर्ड से जोड़ता जाएगा। धीरे धीरे क्रेविंग इतनी मजबूत होगी कि उसका माइंड खुद आपके साथ जुड़ाव खोजेगा, बिना किसी आग्रह या दबाव के। इस प्रक्रिया में ध्यान रहे, ऑब्सेशन का मतलब उसकी स्वतंत्रता छीनना नहीं है। उसका ब्रेन आपको एक सहारा, एक सुरक्षित जगह, एक प्रेरणा के रूप में देखे। यही कनेक्शन उसे आपके साथ इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है। इस अध्याय में आपने जाना कैसे रिपीटेड इंटरेक्शंस सबकॉन्शियस क्रेविंग को जन्म देती है, एंकर्स, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी से इंटरेक्शन को गहराई देना, लेयरिंग इमोशन से लास्टिंग इंप्रेशंस बनाना, पुशिंग टू फास्ट या ओवरवेलमिंग से बचना, ऑब्सेशन को ट्रस्ट, सहजता और संतुलन से बढ़ाना। जब आप हर इंटरेक्शन में इमोशंस की परतें संतुलित तरीके से जोड़ते हैं, ब्रेन आपके संकेतों से कंफर्ट, एक्साइटमेंट और वैलिडेशन का पैटर्न बनाता है। यही पैटर्न धीरे धीरे क्रेविंग को गहराई देता है और उसे आपके साथ इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस क्रेविंग और डिपेंडेंस को कैसे स्थिर रखते हुए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, कनेक्शन और संतुलित इंटीमेसी में बदले, ताकि ऑब्सेशन सिर्फ क्षणिक आकर्षण न रह जाए बल्कि एक स्थायी इमोशनल बॉन्ड बन जाए। चैप्टर 10, फाइनल स्टेज, बैलेंसिंग लव, ऑब्सेशन एंड रिस्पेक्ट। अब तक आपने समझ लिया है कि कैसे रिजेक्शन के बाद काल्म रहना, सटल एंकर्स बनाना, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी से क्रेविंग पैदा करना और इमोशनल रिकवरी के जरिए भरोसा बनाना, ये सब मिलकर उसके मन में आपके लिए गहरी डिपेंडेंसी पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी मोड़ आता है। अगर क्रेविंग को लव में और लव को रिस्पेक्ट में नहीं बदला गया तो ऑब्सेशन अनस्टेबल हो जाता है। वह रिलेशनशिप जो शुरू में आकर्षण और रोमांच से भरा होता है, वही धीरे धीरे एंजाइटी, डर और असुरक्षा में बदल सकता है। यहाँ एक रहस्य छिपा है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ डोपामिन से नहीं चलता। जब किसी व्यक्ति को बार बार अटेंशन, एक्साइटमेंट और कंफर्ट मिलता है तो क्रेविंग बढ़ती है। लेकिन यदि उसके साथ रिस्पेक्ट और स्वतंत्रता का संतुलन न हो तो ब्रेन इसे थ्रेट की तरह देखता है। तब कॉर्टिसोल और एंजाइटी हार्मोन्स बढ़ते हैं और ब्रेन सुरक्षा खोजने लगता है। यही वह स्थिति है जहां ऑब्सेशन टॉक्सिक बन सकता है। इसलिए फाइनल स्टेज में आपका उद्देश्य है उसकी क्रेविंग को लव में और लव को रिस्पेक्ट में संतुलित करना। ऑब्सेशन विदाउट रिस्पेक्ट क्यों अस्थिर है? जब किसी व्यक्ति का मन सिर्फ क्रेविंग पर टिका होता है तो वह हर इंटरेक्शन को
रिवॉर्ड की तरह देखता है। रिवॉर्ड खत्म होते ही उसका ध्यान बिखरने लगता है। ब्रेन स्टेबिलिटी खोजता है। क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या यह व्यक्ति मेरी सीमाओं का सम्मान करता है? अगर उसे बार बार यह संकेत नहीं मिलता तो क्रेविंग एंजाइटी में बदल जाती है। वह क्लिंगी हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है या इमोशनली थक सकता है। इसके उलट जब क्रेविंग के साथ रिस्पेक्ट जुड़ती है तो ब्रेन इसे एक सुरक्षित और भरोसेमंद संबंध मानता है। तब इंटरेक्शन सिर्फ डोपामाइन ड्रिवन एक्साइटमेंट नहीं रहता, बल्कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन से जुड़ी स्थिरता में बदल जाता है। यही वह आधार है जहां लव गहराई पकड़ता है। इमोशनल क्लोजनेस और हेल्थी डिपेंडेंसी कैसे सुनिश्चित करें? इमोशनल क्लोजनेस का अर्थ है उसकी भावनाओं को स्वीकार करना, उसकी बातों को सुनना, उसके डर और संघर्ष को समझना। लेकिन हेल्थी डिपेंडेंसी का अर्थ है उसे सपोर्ट देना, बिना उसकी स्वतंत्रता छीनते हुए। जब ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि वह अपने इमोशंस साझा कर सकती है बिना जजमेंट के, और जब जरूरत हो तब उसका साथ मिलेगा, तब डिपेंडेंसी भरोसे में बदलती है। आप प्रैक्टिकल तौर पर इसे ऐसे निभा सकते हैं। बातचीत में उसकी भावनाओं का एक्नॉलेजमेंट करें, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए उसे स्पेस दे ताकि वह अपनी पहचान बनाए रखे। समय समय पर छोटा सा जेस्चर देकर यह याद दिलाए कि आप मौजूद हैं, लेकिन हर पल साथ रहने की अपेक्षा न रखें। उसकी सीमाओं का सम्मान करें, चाहे वह भावनात्मक हो या समय से जुड़ा। उसकी उपलब्धियों और संघर्षों को स्वीकारते हुए उसे एम्पावरमेंट दें। बैलेंस बिटवीन कनेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी चुनौती यही है, कनेक्शन इतना मजबूत हो कि वह आपके साथ जुड़ाव महसूस करे, लेकिन इतनी स्वतंत्रता भी हो कि वह खुद अपने निर्णय ले सके। ब्रेन को यह संतुलन चाहिए ताकि वह सुरक्षित महसूस करे और खुद को खोए बिना जुड़ाव बना सके। इसके लिए आप इंटरेक्शन को इंटेंशनल बनाइए। उदाहरण, जब वह अपनी समस्याएं साझा करे तो उसका साथ दीजिए, लेकिन हर बार समाधान न दीजिए। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए बातचीत करें, लेकिन उसकी राय का सम्मान करें, भले वह आपके विचार से अलग हो। समय समय पर उसे स्पेस दीजिए ताकि वह खुद के साथ जुड़ सके बिना अपराध बोध के। यह सटल संतुलन उसके ब्रेन में यह पैटर्न बनाता है, यह व्यक्ति मेरे साथ है लेकिन मुझे अपने होने के लिए स्वतंत्र भी छोड़ता है। यही पैटर्न लव को सस्टेनेबल बनाता है। मिस्टेक, कंट्रोलिंग बिहेवियर या इग्नोरिंग बाउंड्रीज। कई बार क्रेविंग बढ़ने के बाद व्यक्ति अननोइंगली कंट्रोलिंग बिहेवियर अपनाने लगता है, जैसे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना, हर भावना का जवाब मांगना या बार बार रीएश्योरेंस की अपेक्षा करना। ब्रेन इसे इनसिक्योरिटी का संकेत मानता है। नतीजा एंजाइटी, विथड्रॉल और दूरियां। दूसरी तरफ बाउंड्रीज को इग्नोर करना भी नुकसानदेह है। अगर आप उसकी असहजता को समझे बिना इंटरेक्शन बढ़ाते रहे तो ब्रेन थ्रेट महसूस करेगा, तब कनेक्शन टूट सकता है। इसलिए हर बातचीत में यह ध्यान रखें, क्या वह सहज है? क्या उसने खुद को व्यक्त करने में स्पेस महसूस किया? क्या इंटरेक्शन में उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा है या दबाव? अगर कोई संकेत असहजता का मिले तो तुरंत पॉज लेकर उसका ध्यान दीजिए। एथिकल नोट, ऑब्सेशन ट्रस्ट में बदले, टॉक्सिसिटी में नहीं। यह अंतिम रहस्य है। ऑब्सेशन का उद्देश्य कभी भी नियंत्रण या मजबूरी नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य है उसके ब्रेन में यह पैटर्न बनाना कि आप स्थिर हैं, भरोसेमंद हैं और उसके लिए सेफ स्पेस है। जब इंटरेक्शन ट्रस्ट पर आधारित होता है तो क्रेविंग स्थायी बनती है। ब्रेन रिवॉर्ड की तलाश करता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा और सम्मान का अनुभव करता है। वही लव बनता है। लेकिन अगर इंटरेक्शन प्रेशर, गिल्ट या मैनिपुलेशन पर टिका हो तो ब्रेन इसे थ्रेट की तरह देखता है। तब क्रेविंग एंजाइटी में बदल जाती है और कनेक्शन टूटने लगता है। इसलिए हर जेस्चर, हर शब्द, हर पॉज में यह ध्यान रखें, आप उसे एम्पावर कर रहे हैं,
ना कि निर्भर बना रहे हैं। आप उसके इमोशंस का सम्मान कर रहे हैं, ना कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आप उसे स्पेस दे रहे हैं ताकि वह खुद की पहचान बनाए रखते हुए आपके साथ जुड़ सके। यह संतुलन ही ऑब्सेशन को हेल्थी डिपेंडेंसी और फिर लव में बदलता है। यही फाइनल स्टेज का असली रहस्य है। इस अध्याय में आपने जाना ऑब्सेशन बिना रिस्पेक्ट के क्यों अनस्टेबल होता है, इमोशनल क्लोजनेस और हेल्थी डिपेंडेंसी का बैलेंस कैसे बनता है, कनेक्शन और इंडिपेंडेंस को संतुलित रखने के प्रैक्टिकल उपाय, कंट्रोलिंग बिहेवियर और बाउंड्रीज को इग्नोर करने की गलतियों से कैसे बचें, ऑब्सेशन को ट्रस्ट में बदलने के एथिकल सिद्धांत। अब आपके पास वो पूरा मानसिक मानचित्र है जिससे आप रिजेक्शन के बाद क्यूरियोसिटी से लेकर इमोशनल डिपेंडेंस तक की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और उसे लव और रिस्पेक्ट की स्थिर नींव पर खड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। ध्यान रखना अपना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलना और सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर देना।